हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, ये है फ्रिक्शन पार्ट 2। इसमें हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, डिसएडवांटेज क्या होते हैं फ्रिक्शन के, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने देखा था व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, कितने काइंड्स के फ्रिक्शन होते हैं, वो सब हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। बेटा देखो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है तब तो आप ऐसे कोई भी पार्ट देखोगे तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जब उस चैप्टर के सारे पार्ट देखोगे तो मैंने सारे जो भी टॉपिक हैं वो 1 बाय 1 क्लियर किए हुए हैं, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कन्फ्यूजन है तब आप पार्ट वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, चलो हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जब आप बात करते हैं तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं फ्रिक्शन के। पहला तो ये है कि वी विल नॉट एबल टू वॉक if there is no friction between the sole of our shoes and the ground। ठीक है, अगर ग्राउंड में, ठीक है, और हमारा जो शूज का सोल है, शूज का जो सोल, शूज आप पहनते हो ना, कभी स्कूल का शूज जो आप पहन के स्कूल जाते हो उसका सोल उठा के आप कभी देखना, वो बिल्कुल भी फ्लैट होता है क्या? वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होता है, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होता है। क्या बने होते हैं? इस तरह के ऐसे ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ग्रुप्स बने होते हैं। कभी भी वो पूरी तरह से फ्लैट इस तरीके से फ्लैट नहीं होता है। क्या बने होते हैं? ग्रुप्स बने होते हैं। तो हम वॉक कर पाते हैं क्योंकि क्या होता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं बेटा? वॉक कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहला तो ये हो गया एडवांटेज। दूसरा है इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट द टायर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स। जो टायर्स होते हैं ना, अब कार का या ट्रक का, किसी भी चीज़ का टायर या जो व्हीकल है उसकी व्हील्स को जब आप देखोगे बेटा, तो जब आप व्हील्स को देखते हो तो उस व्हील्स में क्या बने होते हैं? अगर व्हील्स है तो उसके बीच में क्या बने होते हैं? ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं ना, जो व्हील्स के बीच में ऐसे 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 ग्रूव्स बने होते हैं। क्यों बने होते हैं बताइए? ये ग्रुप्स क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये जो रफनेस होती है, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं बेटा? इंक्रीज कर देते हैं। फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। देखो, फ्रिक्शन के बारे में आप इतना समझ सकते हो कि अगर रफनेस ज़्यादा है, जिस चीज़ की रफनेस ज़्यादा है वहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा लगेगा। रफनेस ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? ज़्यादा लगेगा। जब फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो हमको वहाँ पे किसी चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे जब आप रोड पे जाते हो, हाईवे पे आप जाते हो तो आपकी कार बिल्कुल भी स्मूथली चलती है, ठीक है। लेकिन अगर रोड जहाँ भी आपको कंक्रीट या पत्थर वगैरह छोटे छोटे पड़े रहते हैं तो वहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़रूरी भी है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम इजीली वॉक ही नहीं कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? स्लिप कर जाएंगे। दूसरा, इसी रीजन की वजह से जो टायर्स होते हैं उसमें क्या बनाए जाते हैं? इस तरह के ग्रूव्स बनाए जाते हैं। ग्रूव्स बनाए जाते हैं ताकि जब ये कांटेक्ट में आए, ताकि जब ये रोड के ऐसे कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम करे, फ्रिक्शन फोर्स काम करे। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ सरफेस पे काम नहीं करेगा और टायर्स आप मान लो बिल्कुल भी ऐसे प्लेन सा है, बिल्कुल भी अगर इस तरह से प्लेन है और ऐसे सरफेस पे जा रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे कोई फ्रिक्शन अगर कम लगे, फ्रिक्शन बहुत ही कम लगे तो क्या हो जाएगा? ये टायर्स को स्लिप करने का डर होगा, ठीक है। तो अगर ये मूव कर रहा है, व्हीकल इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो टायर्स में जो ग्रूव्स बनाए जाते हैं वो क्यों बने रहते हैं? या आपके शूज में के जो सोल होते हैं उसमें भी जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं वो क्यों होते हैं? ताकि फ्रिक्शन को क्या करते हैं? वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तीसरा देखिए, इट इज़ फॉर द सेम रीजन दैट नॉट फ्रॉम सिल्क थ्रेड स्लिप ईजली। ठीक है, सिल्क का थ्रेड आपने कभी लिया है? सिल्क का थ्रेड लेकर के, जो धागा सिल्क का बना होता है, जब आप उसको बांधने की कोशिश करते हो तो वो बंधता नहीं है, ठीक है। और जितना ही, अगर जूट का वही ले लो, जूट का कोई रस्सी ले लो, जब बांधोगे तो बड़ी मजबूत सी नॉट बनती है, गांठ जो बनती है बड़ी मजबूत बनती है। लेकिन सिल्क का धागा ले लोगे तो उसकी गांठ क्या हो जाती है? वो तुरंत स्लिप कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिल्क होता है ना बेटा, वहाँ पे स्मूथनेस सिल्क के सरफेस पे क्या हो जाती है? सिल्क का जो थ्रेड है उसके सरफेस पे स्मूथनेस एकदम स्मूथ है। कैसा है? बिल्कुल भी स्मूथ है। तो उसमें फ्रिक्शन का फोर्स ही नहीं लग रहा है। इसीलिए जब आप इस पर नॉट बनाने जाते हो, इसका ऐसे नॉट बनाते हो तो
बहुत ही ईजिली वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। वही आप किसी रफ सरफेस वाले धागे को ले लो, ठीक है, या तो फिर आप जूट का कोई धागा ले लो, जब उसकी नॉट बनाओगे तो खूब अच्छे से बनती है। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच सेव अस फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ मेटॉर्स। जब उल्का पिंड यूनिवर्स से, ठीक है, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करता है तो वो जल जाता है। क्यों जलता है? हमारे अर्थ पे पहुंचने से पहले वो क्या हो जाता है बेटा, जल जाता है। क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि जब वो बाहर से एंट्री करता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बहुत ही उसका मोशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत हाई स्पीड से आता है। तो जब हाई स्पीड से आता है तो वो किसके कॉन्टैक्ट में आता है? जब हाई स्पीड से ऐसे उल्का पिंड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो जो एयर प्रेजेंट होती है ना, जो इसके कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है। जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो हमने पढ़ा ना कि फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो जब ये मेटेरियल्स, जब ऊपर से यह उल्का पिंड बहुत तेज़ी से जब गिरता है हमारी अर्थ पे, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो वो एयर के कांटेक्ट में आता है। जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और जब वो हीट प्रोड्यूस होता है तो हमारी अर्थ पे आने से पहले ही वो जल जाता है, ठीक है। उससे हमारी अर्थ भी सेफ रहती है। अगली बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के। अभी तो हमने बात करी कि एडवांटेज क्या है, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, पहला, फ्रिक्शंस वियर्स आउट द सोल ऑफ आवर शूज, ठीक है। जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो हमारे शूज के जो सोल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कुछ समय बाद वो फट जाते हैं। या टायर्स भी जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता रहता है, फ्रिक्शन का फोर्स लगता रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन वियर्स आउट द मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, दस द मूविंग पार्ट नीड्स रिप्लेसमेंट। जो मशीन जो चलती रहती है ना, उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन होते 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 वो भी क्या रहते हैं, टूट जाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रिक्शन का एक ये भी डिसएडवांटेज है। अगला देखिए, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। फ्रिक्शन क्या जनरेट करता है बेटा, हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का वेस्टेज होता है। आपने कभी भी किसी भी मशीन को, आप चाहे घर का कोई फ़ैन हो या आप मिक्सर ग्राइंडर ही जब यूज करते हो ना, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, बिल्कुल भी हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी क्या लगा, जब मोशन हो रहा है, जब मोशन होगा, ठीक है, मोशन होगा तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होगा बताइए, एक अपोजिट फोर्स भी लगेगा ना, जिसको फ्रिक्शन का फोर्स बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या, जहाँ पे भी फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगला देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये तो बात हो गया एडवांटेज क्या है, सेकंड हो गया डिसएडवांटेज क्या है। अब हम देखेंगे कि मेथड क्या हो सकते हैं कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। देखो, मैंने आपको बोला ना कि आप इतना समझ लो कि सरफेस अगर जितना ही ज़्यादा रफ है, सरफेस जितना ही ज़्यादा रफ है उसमें फ्रिक्शन उतना ही क्या लगता है बेटा, ज़्यादा लगता है। और दूसरी बात है कि अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन, अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन अगर ईस्ट है, ठीक है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट। क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है ना वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या करता है, वर्क करता है। तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का मेथड क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पहला काम तो ये कर सकते हैं कि सरफेस पे क्या कर सकते हैं, स्मूथनिंग। आपने देखा है जब कोई चीज़ मशीन काफ़ी पुरानी होती है, उसमें जंग लग जाता है, तो हम उसकी क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, पेंटिंग कर देते हैं। आपने जंग लगी हुई चीज़ों को कभी देखा है, दरवाजे पे, लोहे के दरवाजे को देखो, जंग लगता है तो उसका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है ना, सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। और जब आप पेंट कर देते हो तो सरफेस कैसा हो जाता है, बिल्कुल भी बताइए, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो पहला तो पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। अगर कहीं मशीन चल नहीं रही है, आपने देखा होगा, या जाम हो गई है, तो हम उसमें किसी तरह का ग्रीस या ऑयल डालते हैं, ठीक है, उससे भी क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस हो जाता है। एक बात आती है यहाँ पे, स्ट्रीमलाइंड शेप। स्ट्रीमलाइंड शेप अगर किसी बॉडी की होती है तो वो भी फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब ये स्ट्रीमलाइंड जो शेप होता है ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज शेप्ड इन सच अ वे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से शेप दिया जाए, ठीक है, कि उस पर फ्रिक्शन बहुत ही कम लगे या वो मिनिमम
फ्रिक्शन को क्या करे, फेस करे, तो ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शेप्ड इन सच अ वे दैट इट एक्सपीरियंसेस मिनिमम फ्रिक्शन इन वाटर, ठीक है, वाटर में या फिर एयर में, इन यहाँ पे मैंने एयर नहीं लिखा, इन एयर या वाटर में अगर मिनिमम फ्रिक्शन को फील करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं। जैसे आपने एरोप्लेन को देखा है, एरोप्लेन जो होता है उसका शेप कैसा होता है बेटा, ऐसे आगे से ऐसे पॉइंटेड होता है, कैसा होता है, आगे से पॉइंटेड होता है। ऐसा क्यों होता है, आगे से पॉइंटेड होने से क्या होगा, आगे से पॉइंटेड होगा तो ये एरिया क्या है, कम है, ये एरिया क्या है, कम है, ये कम एरिया है, तो जब एरिया कम है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ये सरफेस तो इतना ही है तो इतना ही दूर पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना। तो ये एयर के जब कांटेक्ट में आता है तो पहले कितना पार्ट आता है, पहले इतना ही पार्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उससे जगह बन जाती है इजीली जाने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब जगह बन जाती है तो सारी चीज़ें फिर एरोप्लेन का जो बाकी पार्ट होता है वो बीच का क्या होता है, चौड़ा होता है, तो जगह बनती है तो ईजिली उससे क्या होता है, निकल जाता है। आपने फिश को भी देखा होगा, फिश की भी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब माउथ जो हेड पार्ट होता है वो क्या होता है, पतला होता है, फिर बीच में थोड़ा क्या होता है, चौड़ा होता है, फिर टेल उसकी कैसी होती है, पतली होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। तो शुरू में जो चीज़ें ऐसे पतली होती हैं ना, बाद में फिर चौड़ी होकर फिर ऐसे पतली होती है, इसी को स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब ये है कि जो एयर या वाटर में ऐसा से जो क्या करे, कम फ्रिक्शन को फील करे या जिस पे कम फ्रिक्शन लगे उसी को हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा आता है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अगर हमको फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तब हम क्या करेंगे, देखिए, टायर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ व्हीकल आर प्रोवाइडिंग विद डीप ग्रूव्स। जितने भी टायर्स होते हैं, चाहे आपकी बाईसाइकिल के हो, ठीक है, चाहे ट्रक के हो, चाहे कार के हो, जिस भी चीज़ के टायर्स होते हैं उसमें हम क्या बना देते हैं, ग्रूव्स बना देते हैं, ठीक है। ग्रूव्स बनाने की वजह से क्या होगा, जब आप ग्रूव्स बना दोगे तो उसे फ्रिक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगने लगेगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो सोल्स होते हैं, शूज़ के क्या होते हैं, सोल्स होते हैं, उसमें भी अगर ग्रूव्स आप बना देते हो तो उसमें भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बेटा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।